भारत और चीन एशिया के दो दिग्गज, और इनके रिश्ते आप जानते ही हैं, हमेशा से ही काफी पेचीदा रहे हैं। एक तरफ देखिए तो सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ अरबों डॉलर का व्यापार। लेकिन 2025 में इस पूरे समीकरण में एक बड़ा और शायद कहें तो अप्रत्याशित सा बदलाव आया। ऐसा लग रहा है कि सालों के ठंडे रिश्तों के बाद आर्थिक मजबूरियों ने मतलब एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बदलाव है क्या, ये सब क्यों हो रहा है, खासकर अभी, और सबसे जरूरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, इसकी विदेश नीति और शायद पूरी दुनिया के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए देखते हैं इसे परत दर परत खोलकर। बिल्कुल। और ये समझना बहुत अहम है कि देखिए, राजनीतिक कड़वाहट चाहे कितनी भी रही हो, आर्थिक धागे तो इन दोनों देशों को हमेशा से जोड़ते रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि निर्भरता एक तरफा ज्यादा रही है, जैसा हम अभी देखेंगे भी, लेकिन वो आर्थिक जुड़ाव था। तो ये जो हालिया बदलाव हैं, उनको इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। ये कोई आप कह सकते हैं अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जो हालात बन रहे थे और फिर एक बड़ा बाहरी झटका लगा, उसका नतीजा है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं उसी व्यापारिक तस्वीर से जो इस बदलाव से पहले थी। आंकड़े अगर देखें तो 2023 तक ही भारत और चीन के बीच जो दो तरफा व्यापार था वो करीब 136 अरब अमेरिकी डॉलर का पहुंच गया था। सुनने में तो ये मतलब बहुत बड़ी रकम लगती है। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी का असली पेंच है। ये व्यापार पूरी तरह से असंतुलित था। मतलब भारत चीन से करीब करीब 125 अरब डॉलर का सामान मंगा रहा था। सोचिए, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, फिर वो दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल होता है ना, एपीआईज, और न जाने कितने ही औद्योगिक कलपुर्जे। माने हमारी फैक्ट्रियों से लेकर हमारे घरों तक चीनी उत्पादों का बोलबाला था। और बदले में भारत चीन को क्या बेच पा रहा था? मुश्किल से कोई 18 अरब डॉलर का सामान, वो भी ज्यादातर कच्चा माल जैसे लोहा, कुछ ईंधन, थोड़े बहुत कृषि उत्पाद। नतीजा, भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा व्यापार घाटा, मतलब 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का। आसान भाषा में कहें तो चीन से हम जितना कमाते थे उससे लगभग 6-7 गुना ज्यादा वहां खर्च कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही तस्वीर पेश की है। और ये जो व्यापार घाटा है ना, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गंभीर मतलब एक स्ट्रक्चरल निर्भरता को दिखाता है, खास तौर पर उन सेक्टर्स में जो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल्स, जिसे हम दुनिया की फार्मेसी कहते तो हैं, लेकिन जिसके लिए जरूरी एपीआईज का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है। तो ये निर्भरता न सिर्फ आर्थिक रूप से जोखिम भरी है, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी ये एक चिंता का विषय तो खैर लंबे समय से बनी हुई थी। और इसी वजह से इस स्थिति को बदलने की जरूरत महसूस की जा रही थी, चाहे राजनीतिक रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना रहे हों। और फिर आता है 2025 का वो बड़ा मोड़ जिसने सारे समीकरण ही पलट दिए। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। हुआ ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हुआ करता था, उसने भारत के रूसी तेल खरीदने और कुछ दूसरी भू राजनीतिक असहमतियों के चलते भारतीय सामानों पर अचानक 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये एक जबरदस्त झटका था। मतलब रातों रात भारत के निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार लगभग बंद सा हो गया। सोचिए जरा, जिस बाजार पे आपकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता हो, वहां एकदम से इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए। इस संकट ने नई दिल्ली को अपनी पूरी व्यापार रणनीति पर मतलब बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढना और हाँ, आयात के लिए भी वैकल्पिक स्रोत तलाशना, यह अचानक से सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। और इसी उथल-पुथल के बीच चीन, जिसे अब तक एक प्रतिद्वंदी, एक चुनौती के तौर पर ही देखा जा रहा था, जिसके साथ सीमा पर गंभीर तनाव थे, वो अचानक एक संभावित आर्थिक जीवन रेखा जैसा नजर आने लगा। अब इसे मजबूरी कहें या व्यवहारिक कूटनीति, लेकिन हालात ने नजरिए को बदलने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, यहाँ बाहरी दबाव का असर तो शीशे की तरह साफ दिख रहा है। अमेरिका की इस एक तरफा कदम ने भारत के लिए अपनी आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाने की जरूरत को मतलब रातों रात एकदम जरूरी बना दिया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ दो देशों के आपसी मुद्दों से ही तय नहीं होते, बल्कि जो बड़ी वैश्विक ताकतें हैं उनके बीच की खींचतान भी छोटे देशों की नीतियों को बहुत प्रभावित करती है। इस टैरिफ ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां चीन के साथ कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तनाव कम करना और व्यापारिक रिश्ते सुधारना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यावहारिक और जरूरी लगने लगा, भले ही वो सीमा जैसे बुनियादी मुद्दे अपनी जगह बने हुए थे।
इसने दिखाया कि कैसे अप्रत्याशित बाहरी घटनाएं देशों को मुश्किल मगर जरूरी विकल्प चुनने पर मजबूर कर सकती हैं। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में चीन में हुआ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन, जो एक प्रमुख यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोगों को थी। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। इतने सालों बाद टॉप लीडर्स का इस तरह मिलना ही अपने आप में एक बड़ी खबर थी, क्योंकि 2017 के बाद से सीधी बातचीत तो लगभग बंद ही थी। और इस बैठक का नतीजा वो और भी चौंकाने वाला था। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया, भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ये बयानबाजी में एक बहुत बड़ा बदलाव था, खासकर 2020 के गलवान संघर्ष और उसके बाद के तनाव के देखते हुए तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बात सिर्फ बयान तक ही नहीं रुकी। चीन ने भारत को दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स और औद्योगिक मशीनरी तक बेहतर पहुंच देने की पेशकश की। और ये तीनों ही चीजें भारत के औद्योगिक आधार के लिए, खासकर मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के लिए, आप कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज तो आज के हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रक्षा उपकरणों के लिए अनिवार्य है। हाँ, अगर इस घटनाक्रम को हम थोड़ा और खोलकर देखें तो इसमें कई परतें हैं। पहली बात, 7 साल बाद शीर्ष नेताओं का मिलना और साझेदार प्रतिद्वंद्वी नहीं जैसा सार्वजनिक बयान देना, ये दिखाता है कि दोनों पक्ष कम से कम ऊपरी तौर पर ही सही रिश्ते सुधारने का एक स्पष्ट संकेत देना चाह रहे थे। और कूटनीति में ऐसे संकेतों का अपना वजन होता है। दूसरी बात, चीन ने जो चीजें ऑफर की, दुर्लभ पृथ्वी, उर्वरक, मशीनरी, ये महज सामान्य व्यापारिक वस्तुएं नहीं है, ये रणनीतिक इनपुट है। दुर्लभ पृथ्वी पर तो चीन का पूरी दुनिया में दबदबा है और भारत अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उर्वरक भारत की कृषि के लिए कितने जरूरी हैं हम जानते हैं, और मशीनरी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए चाहिए। तो ये पेशकश भारत की कुछ प्रमुख आर्थिक जरूरतों को सीधे तौर पर संबोधित करती हुई दिख रही थी। हालांकि ये सवाल तो अपनी जगह बना ही रहा कि क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल थी चीन की तरफ से भारत की उस वक्त की जरूरत का फायदा उठाने की, या ये वाकई सहयोग की दिशा में गंभीर कोशिश थी। लेकिन क्या सिर्फ बातों और पेशकशों से सालों का अविश्वास दूर हो सकता है? शायद नहीं। और इसीलिए इस मुलाकात के बाद कुछ ठोस कदम भी उठाए गए, मतलब जमीन पर कुछ बदलाव लाने की कोशिश हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पर तैनात सैनिकों की गश्त को वापस अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। याद दिला दें कि 2020 में गलवान घाटी में वो जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद से ही सीमा पर दोनों तरफ से सैनिकों की भारी तैनाती थी और कई जगहों पर तनाव बिल्कुल चरम पर था। तो इस समझौते का मकसद डिप्सांग के मैदानों और डमचौक जैसे जो विवादित इलाके हैं, वहां तनाव कम करना और धीरे धीरे विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू करना था। और इससे भी बड़ा, शायद ज्यादा ऐतिहासिक कदम था हिमाचल प्रदेश में शिपकी लात दर्रे के जरिए सीमा व्यापार को फिर से खोलना। यह सिर्फ एक रास्ता खोलना भर नहीं था। शिपकी ला तो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा है, जो सदियों तक इस इलाके में व्यापार और संस्कृति के लेन देन का माध्यम था। 1962 के युद्ध के बाद से ये व्यापार मार्ग लगभग बंद ही पड़ा था। इसके दोबारा खुलने का मतलब था कि हिमाचल प्रदेश और आसपास के जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ के स्थानीय व्यापारियों, किसानों और समुदायों के लिए व्यापार के नए अवसर खुल सकते थे। माल ढुलाई का समय और लागत दोनों कम हो सकती थी। साथ ही भारत को अपने आयात निर्यात के लिए समुद्री मार्गों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए एक नया जमीनी रास्ता मिल रहा था। बिल्कुल सही। इसके महत्व को हम 2 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला, सैन्य स्तर पर सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करना और गश्त को पुरानी स्थिति पर ले जाना, ये तनाव कम करने की दिशा में एक वास्तविक ठोस कदम है। ये सीधे तौर पर उस टकराव के खतरे को कम करता है जो दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा कांटा रहा है। दूसरा, आर्थिक और स्थानीय स्तर पर शिपकी इलाका खुलना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। ये उन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जो लंबे समय से बंद सीमाओं और तनाव के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे, उनमें एक नई जान फूंक सकता है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सीधा बढ़ावा दे सकता है, लोगों से संपर्क बढ़ा सकता है और जैसा आपने कहा, ये भारत के लिए लॉजिस्टिक्स में विविधता लाने का भी एक जरिया है, खासकर तब जब वैश्विक सप्लाई चेन इतनी अस्थिर हो। ये दिखाता है कि कभी-कभी आर्थिक और स्थानीय हितों को प्राथमिकता देकर बड़े रणनीतिक मुद्दों पर भी कुछ प्रगति की जा सकती है।
इन सब घटनाक्रमों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या भारत और चीन के रिश्ते एकदम पटरी पर आ गए हैं? क्या वो दोस्त बन गए? ज्यादातर विशेषज्ञ, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, इसे दोस्ती नहीं कह रहे बल्कि रणनीतिक आवश्यकता या यूं कहें कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली स्थिति बता रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ वाले झटके के बाद भारत को अपने निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजारों की और जरूरी आयात, खासकर औद्योगिक इनपुट के लिए स्थिर स्रोतों की तलाश थी। चीन इस जरूरत को पूरा कर सकता था। दूसरी तरफ चीन भी शायद एशिया में अपनी सप्लाई चेन में स्थिरता बनाए रखना चाहता था और भारत जैसे विशाल पड़ोसी के साथ तनाव कम करके अपने आर्थिक और शायद भू राजनीतिक हित साधना चाहता था। हाँ, लेकिन इस नई नजदीकी के साथ जोखिम और चुनौतियां भी कम नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा मान लेना शायद भोलापन होगा। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा तो है सीमा पर वो जो गहरा अविश्वास बैठा है। 2020 की गलवान की घटना और उससे पहले डोकलाम जैसे गतिरोधों की यादें अभी ताज़ा हैं। सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान तो अभी भी कोसों दूर है। दूसरा, निर्भरता का डर। क्या चीन से दुर्लभ पृथ्वी, मशीनरी जैसी महत्वपूर्ण चीजें मंगाने से भारत की निर्भरता और बढ़ जाएगी, जिसे वो असर में कम करना चाहता था? खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा एपीआईज में तो ये निर्भरता पहले से ही बहुत ज्यादा है। और तीसरा, वो व्यापक भू राजनीतिक तनाव। पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी दोस्ती और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती मौजूदगी, ये सब नई दिल्ली के लिए हमेशा से चिंता का कारण रहे हैं और ये मुद्दे कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर में फिट करें तो 2025 का ये बदलाव एक व्यवहारिक, शायद कहें तो एक लेन देन पर आधारित समायोजन, एक तरह का ट्रांजैक्शनल एडजस्टमेंट जैसा दिखता है। ये मौजूदा तात्कालिक दबावों का नतीजा है, भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ और चीन के लिए शायद क्षेत्रीय स्थिरता की जरूरत। ये रातों रात दशकों पुराने सीमा विवादों, ऐतिहासिक अविश्वास या वो जो बुनियादी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसे हल नहीं करता है। वो मुद्दे तो जस के तस बने हुए हैं। चीन पर आयात निर्भरता, खासकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, भारत के लिए गंभीर स्ट्रैटेजिक चिंता बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये कदम एक सोचा समझा जोखिम है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो तत्काल आर्थिक दबावों से राहत पाने के लिए उठाया गया है। इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे ये देखना अभी बाकी है। ये संतुलन साधने का एक बेहद नाजुक प्रयास है, जहां जरा सी चूक गाड़ी को पटरी से उतार सकती है। और यहीं से भविष्य को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या भारत इस बदले हुए माहौल का फायदा उठाकर चीन के साथ अपना वो जो भारी भरकम व्यापार घाटा है उसे वास्तव में कम कर पाएगा? क्या चीन भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपना बाजार और खोलेगा, या यह रिश्ता फिर से मुख्य रूप से भारत के आयात पर ही टिका रहेगा? दूसरा, क्या ये साझेदारी या कहें ये जो तालमेल बना है ये टिकाऊ साबित होगा, या ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है जो तब तक चलेगी जब तक अमेरिका के साथ भारत के संबंध वापस बेहतर नहीं हो जाते? और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत इस जटिल वैश्विक बिसात पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपनी विदेश नीति के फैसले भारी दबावों से काफी हद तक स्वतंत्र होकर लेने की क्षमता को बनाए रख पाएगा? एक तरफ चीन और रूस के साथ समीकरण साधने की कोशिश, दूसरी तरफ पश्चिम, खासकर अमेरिका के साथ रिश्तों को संतुलित करना, ये एक बेहद महीन रेखा पर चलने जैसा है। हाँ, यहाँ जो मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि 2025 एक महत्वपूर्ण मोड़ जरूर है, लेकिन ये मंजिल नहीं है बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत हो सकती है। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय आर्थिक हित और बाहरी भू राजनीतिक दबाव कभी-कभी गहरी ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता और अविश्वास पर भी हावी हो सकते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए तो हो ही सकते हैं। इस रिश्ते की दीर्घकालिक दिशा और सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश कितने सधेवे तरीके से इसका प्रबंधन करते हैं, सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दों को कैसे संभालते हैं और जो दुनिया भर में हालात बदल रहे हैं उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यथार्थवादी राष्ट्रीय हित अंततः विचारधारा या पुरानी दुश्मनी पर भारी पड़ते हैं। और हमने देखा कि कैसे भारत और चीन, दो ऐसे देश जिनके बीच मुद्दों की एक लंबी लिस्ट है, 2025 में एक अप्रत्याशित मोड़ पर आकर खड़े हो गए। बाहरी दबाव और आपसी आर्थिक जरूरतें, इन्होंने मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाई जहां व्यावहारिकता कम से कम फिलहाल तो प्रतिद्वंदिता पर भारी पड़ती दिख रही है। ये एक जटिल कहानी है जिसके कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है,
वैश्विक सप्लाई चेन फिर से बन रही हैं और शक्ति संतुलन बदल रहा है, क्या हम भविष्य में ऐसी और भी असंभावित सी लगने वाली आर्थिक साझेदारियां देखेंगे? क्या ऐसे देश जिनके बीच गहरे भू-राजनीतिक मतभेद हैं, वो आर्थिक मजबूरियों के चलते करीब आने को विवश होंगे? और इस लगातार बदलते अनिश्चित वैश्विक माहौल में किसी देश के लिए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब आर्थिक निर्भरताएं इतनी गहरी और जटिल हों? इस पर मंथन जरूर किया जा सकता है।